नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हम आपके लिए निरंतर क्लास ला रहे हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12। अभी तक हम क्लास 10 की सीरीज चला रहे थे, जो क्लास 10 सीरीज पूरी हो गई है। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की सीरीज। अब देखेंगे एक से एक मॉडल पेपर लाएंगे आपके लिए। लगभग मेरे पास 50 से 60 सेट हैं, 50 से 60 सेट हैं, जो कि 2014 से लेकर 2024 तक का पूरा सेट हमारे पास रखा हुआ है। तो हम आपको एक एक सेट कराएंगे बच्चों। पहले हम देख लेंगे कि हमारे जो 5 चैप्टर हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और हिंदी, इंग्लिश, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 5 चैप्टर जो हैं, कह सकते हैं 5 चैप्टर है। बायोलॉजी वाले तो बायोलॉजी चले जाएंगे और मैथ वाले तो मैथ में चले जाएंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए पहले 5 चैप्टर का पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। फिर उस टॉपिक को हम एक एक करके कवर करेंगे कि मतलब कह सकते हैं, जैसे कि हम इतना टॉपिक मान लीजिए लिखवा दिए हैं, टॉप 75 टॉपिक हमको पढ़ाना है इसमें, किसमें, बायोलॉजी में। तो हम बायोलॉजी पहले इसको बता देंगे कि हमारे चैप्टर में इतने टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बच्चों, हम आपके लिए जैसे कि परिपक्व अपरिपक्व पराग कोश का चित्र, तो हम इसको आप पहले एक एक करके सभी 75 पॉइंट को कराएंगे, जिससे आपको आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो आइए समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं आज क्लास 12 सीरीज बायोलॉजी का 2024 और 25 एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों, आज क्लास 12 जो कि बायोलॉजी है 2024 और 25 यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है। यह बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे कह सकते हैं, जो हमारे पास 10 साल का सेट रखा हुआ है 50 से 60, उसमें से हमने खंगोला और देखा लगभग जितने पॉइंट हमने लिखे हैं यहाँ पर, इतने ही पॉइंट बार बार पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना बच्चों, हम इसको आपको एक बार बता दें कि हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके बाद हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, फिर उसके बाद हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है और कौन सा टॉपिक किस चैप्टर का है। आइए पहले हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस के टॉप 75 टॉपिक्स इन बायोलॉजी। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अपरिपक्व पराग कोश का चित्र बनाइए। जो अपरिपक्व पराग कोश है, अपरिपक्व पराग कोश का है बच्चों, हम आपके लिए इस कह सकते हैं इस वीडियो के बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें टॉप 10 या टॉप 15 डायग्राम वाले, कह सकते हैं डायग्राम वाले वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपका पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा। आपको एक नंबर भी नहीं छूटने देंगे, कह सकते हैं इसमें हम आपको 100 में से 100 पूरा दिला के रहेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा सिर्फ स्कूल से 2 नंबर कटा था। स्कूल से 2 नंबर कटने की वजह से पेपर में कितना आया था बच्चों, 98 नंबर। 98 नंबर किसमें आया था, बायोलॉजी में आया था। तो मैं भी एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो आप जानते हैं कि जब मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो मुझसे बेहतर आपको बायोलॉजी कौन पढ़ा सकता है। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी को, उसके बाद इसको हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, अपरिपक्व पराग कोश का चित्र बनाइए। तो हम इसको डायग्राम आपको बनाकर दिखाएंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों हमारे एग्जामिनेशन के लिए। उसी प्रकार अपरिपक्व हो गया, परिपक्व हो गया। तो हमारे पास जैसे कि आप जानते ही हैं, परिपक्व एक अलग होता है और एक अपरिपक्व पराग कोश होता है। तो इसको दोनों को हम चित्र बनाकर देखेंगे, परंतु आप इसको अगर कहीं से बुक से देखना चाहें तो देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए माइंड में, क्योंकि हमारे सिलेबस में यह और हमारे कह सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कह सकते हैं दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्या दोस्तों, ये टॉपिक। नंबर 3, आवर्त बीजांड का चित्र बनाइए। तो बच्चों, हमने आपसे बताया है कि हम आपके लिए टॉप 15 डायग्राम का
टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपको 1 नंबर का भी डायग्राम का पोर्शन छूटने नहीं देंगे। नंबर चौथा क्या है? परागकण। इसमें भी क्या पाया जाता है? 2 प्रकार का परागण होता है। नंबर 1 परागण स्वपरागण होता है, स्वपरागण। नंबर 2 क्या होता है बच्चों? परपरागण। तो बच्चों हम इसको भी आपके लिए लेकर आएंगे, स्वपरागण क्या कहते हैं और परपरागण क्या कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण में आप अंतर बताइए, इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहले हम स्वपरागण और परपरागण में भी देखेंगे। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? द्विनिषेचन। ये द्विनिषेचन जो होता है एक प्रकार का दोहरा निषेचन जिसको हम कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है बच्चों हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। 6वां पॉइंट क्या है? 6वां पॉइंट है अनिषेक फलन। एक होता है अनिषेक फलन, एक होता है अनिषेक जनन, जो कि देखिए अनिषेक फलन होता है और एक होता है अनिषेक जनन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भी हमारे सिलेबस में चैप्टर में कह सकते हैं हमारे पेपर में कई बार पूछा गया है। तो 7वां पॉइंट क्या है? लघु बीजाणु जनन। तो इसका भी एक चित्र होता है। गुरु बीजाणु जनन, इसका भी एक चित्र होता है। और यह कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं। बच्चों हम इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से लेकर आएंगे जिससे आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद करे रहें, क्योंकि बच्चों अगर आप ट्रिक के माध्यम से, चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए विजुलाइज बना रहेगा। नंबर 7 लघु बीजाणु पढ़ना है। नंबर 8 गुरु बीजाणु जनन पढ़ना है। नंबर 9 आवर्त चक्र। आवर्त चक्र जो प्रायः महिलाओं के कह सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो कि 13 से 14 वर्ष पूर्ण कर लेती हैं, उनको आवर्त चक्र आना प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीरियड कहते हैं, यह मासिक धर्म भी कहते हैं। तो मासिक धर्म भी आपको पढ़ाया जाएगा। अंडाणु जनन। अंडाणु जनन होता है एक, और एक होता है शुक्राणु जनन, जो कि 11 पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये 11वां पॉइंट है शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। यह भी टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 नंबर क्या कह रहा है? तो 12 नंबर बोल रहा है मनुष्य में यौन संबंधी रोग, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, गनोरिया हो गया। तो ये सब कैसे रोग हैं? ये सब यौन संबंधित रोग हैं। मतलब असुरक्षित जब संबंध बनाए जाते हैं तो उससे एक प्रकार की अगर मतलब कह सकते हैं आपके पार्टनर की बीमारी है तो उससे भी बीमारी हो जाएगी, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी। इसी रोग को ही हम मनुष्य में यौन संबंधित रोग कहते हैं। नंबर 13 परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, यह परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन कब लागू किया गया था? तो इसको सबको हम आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों, आप चिंता नहीं करिएगा। नंबर 14 क्या है? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, उसे ही हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो बच्चों ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पेपर के दृष्टिकोण से। नंबर 15 प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, जो कि मेंडल के नियम में आता है। प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम हो गया, आनुवंशिकता के नियम हो गया और पृथक्करण का नियम हो गया। तो ये जो तीनों मेंडल का नियम है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। नंबर 16 क्या कह रहा है? एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होते हैं? तो हम यह भी डायग्राम भी पूछता है कि एक संकर संकरण का डायग्राम बनाइए, दो संकर संकरण का डायग्राम बनाइए। नंबर 17 क्या पूछ रहा है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता मतलब जिसमें क्रोमोसोम बनता है, जैसे कि XY। तो इसमें क्या हो रहा है? एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो रही है ना। उसी प्रकार क्या होता है? एक जो क्रोमोसोम होता है वो उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है बच्चों, कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम की कमी होने के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। तो इसको हम जब पढ़ने लगेंगे जब चैप्टर को, तब हम आपको देखेंगे। नंबर 18 क्या कह रहा है? मेंडल का नियम। मेंडल का नियम बच्चों सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ये ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे या पादरी थे, या सन हम कह सकते हैं पादरी थे। इन्होंने अपने बगीचे में मटर के निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया है, जिसमें 3 प्रकार के नियम अभी हमने बताया आपको।
न पूछ रहा है 19 नंबर पूछ रहा है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो बच्चों मनुष्य में लिंग निर्धारण दो प्रकार का होता है। नंबर 1, जैसे XX क्रोमोसोम बने देंगे तो स्त्रियां पैदा होंगी यानी बच्चियां पैदा होंगी, अगर XY क्रोमोसोम पैदा बनेगा तो लड़का पैदा होगा। तो उसी प्रकार इसका भी हम निपटारा करेंगे। यह टॉपिक भी प्रायः 3 से 4 नंबरों में पूछा जाता है। नंबर 20 पॉइंट क्या पूछ रहा है? 20 नंबर क्या कह रहा है? जीन। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जीन ना रहे बच्चों तो हम कह सकते हैं कि यह जीन न रहे तो हमें यह पता न चले कि हमारे वंशज का है या नहीं है। तो नंबर 21 क्या कह रहा है? DNA और RNA में अंतर। इस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टॉपिक इज कम टू आवर एग्जामिनेशन फॉर एवरी ईयर। तो हम कह सकते हैं हमारे यह जो हमारे पास DNA और RNA है, इसमें जो अंतर है यह कह सकते हैं DNA और RNA हमारे सिलेबस में हर साल पूछा जाता है, क्योंकि यह DNA और RNA जो कि हमारे सिलेबस में है ही, और इसी कारण 6 से 7 सेट बनते हैं तो 3 से 4 सेट प्रायः पूछ लेता है। तो 22 नंबर में क्या कह रहा है? DNA और RNA बताइए। नंबर 21 हमने क्या देखा था? DNA और RNA में अंतर। नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 नंबर कह रहा है आनुवांशिक कूट, मतलब जो हमारे आनुवांशिकता में कोई भी कमी आ जाती है या अधिकता हो जाती है तो कोई भी विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे आनुवांशिक कोड कहते हैं। नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों? DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो बच्चों जो DNA का वाटसन और क्रिक मॉडल है, यह टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि यह हमारे एग्जामिनेशन में 3 से 5 नंबर में प्रायः पूछ लिया जाता है। 25 नंबर क्या कह रहा है? DNA फिंगरप्रिंट। आप इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मानिए क्योंकि यह भी बहुत पूछता है। फिर 26 नंबर क्या कह रहा है? जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जीवन की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताइए। ये सब भी आपको पूछ लिया जाएगा। नंबर 27 क्या कह रहा है? जैव विकास का प्रमाण बताइए। जैव विकास का प्रमाण दीजिए कि जैव विकास कैसे हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं डार्विन को महत्व देते हैं और कुछ लैमार्क को वाद को महत्व देते हैं। तो जब हम आपको इसको पढ़ाने लगेंगे तो डार्विनवाद का सिद्धांत और लैमार्कवाद का सिद्धांत दोनों को बता देंगे बच्चों, एक एक करके सभी को। 28 नंबर पॉइंट है डार्विन का सिद्धांत, या कह सकते हैं डार्विन का क्या योगदान रहा जैव विकास में। तो बच्चों हम आपको जो बता रहे हैं ये सब पॉइंट एक एक करके लाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, मैं हूं ना आपके साथ। जब तक मैं हूं तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 29 नंबर में क्या कह रहा है? उत्परिवर्तन। क्या कह रहा है बच्चों? उत्परिवर्तन। तो 29 नंबर में उत्परिवर्तन मतलब हमारा जो है 29 नंबर क्वेश्चन उत्परिवर्तन भी आपको तैयार कर लेना है। तो 30 नंबर का क्या है बच्चों? पुनर्योजन। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें पुनर्योजन को भी, ये टॉपिक भी हमको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बच्चे हमारे सिलेबस में जो जो पूछा गया है उसी को हम आपके लिए छांट कर लाए हैं। विद्या से निकाले, अनसॉल्व पेपर से निकाले, और कह सकते हैं कि हम आपके लिए इसको कह सकते हैं हम आपके लिए इसको कहाँ से निकाले हैं? जब इसको हम NCERT बुक से भी निकाले हैं। तो 31 नंबर क्या कह रहा है? प्राकृतिक चयन, मतलब प्राकृतिक में होने वाले निम्नलिखित प्रकार के जो गतिविधियां होती रहती हैं उसको बताना है। नंबर 32 जीवन का प्रवाह बताना है। जीवन का प्रवाह कैसे हुआ? पहले हम बोलते थे कि मनुष्य बंदर था, फिर उसके बाद आदि मानव बना, फिर मानव बना, फिर पूर्ण मानव बना, ऐसे मतलब जीवन का प्रवाह होता गया। तो बच्चों 32 पॉइंट हो गया है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने 32 पॉइंट देख लिया है। टोटल हमें कितना पॉइंट देखना है बच्चों? 75 पॉइंट देखना है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने देख लिया था 32 पॉइंट तक देख लिया था, जो कि जीन प्रवाह था। जीन प्रवाह तक हमने देख लिया था। अब आइए हम देखते हैं 33 नंबर पॉइंट जो है हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत। हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह 7 नंबर या 5 नंबर में प्रायः पूछा जाता है विथ डायग्राम के साथ। तो बच्चों आप इसको में कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत, या कह सकते हैं वीनबर्ग का नियम।
34 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, अनुकूली विकिरण। मतलब कह सकते हैं कि विकिरण दो प्रकार के होते हैं, एक अनुकूली विकिरण, एक प्रतिकूली विकिरण। तो अनुकूली विकिरण क्या होते हैं, इसको हम आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसको देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर में क्या कह रहा है, 35 नंबर में कह रहा है मानव के विकास। मानव का विकास कैसे हुआ। मानव कह सकते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि मानव का जीवन कह सकते हैं बंदरों से हुआ, कुछ लोग मानते हैं मानव का जीवन मछलियों से हुआ, कुछ लोग मानते हैं मानव का जीवन मगरमच्छ यानी घड़ियाल से हुआ। तो ये जो मिथ है, आपको मिथ क्लियर होगा कब, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब। हम आपके लिए जब एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आपका यह मिथ कह सकते हैं भ्रम दूर हो जाएगा कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो 36 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरफेरॉन। एक होता है इंटरफेरॉन और एक होता है बच्चों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो प्रायः किडनी में पाया जाता है और इंटरफेरॉन जो होता है, इंटरफेरॉन एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। नेफ्रॉन जो कि प्रायः किडनी में पाया जाता है, यह 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन की सहायता से अब हमको समझाइए कि यह खून का प्योरीफाई कैसे करता है, यानी मलमूत्र का प्योरीफाई कैसे करता है, सॉरी पेशाब का प्योरीफाई कैसे करता है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है। 37 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं, या कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों प्रतिरक्षा तंत्र जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे शरीर में अगर प्रतिरक्षा तंत्र ना हो तो हम रोज के रोज बीमार रहें। प्रतिरक्षा तंत्र होने के कारण ही जब हमारे शरीर में कोई सा वायरस मतलब इंटर करने लगता है तो वह प्रतिरक्षा तंत्र उसको जकड़ देती है और वहीं पर उसको किल कर देती है, यानी मार देती हैं। तो तभी मतलब जिसके कारण हमारे शरीर में वह इंटर नहीं कर पाता। यही कारण है जब प्रतिरक्षा तंत्र मतलब नहीं कर सकती हैं, कह सकते हैं उनको मार नहीं सकती हैं, जिसके कारण वह मतलब बताने लगती है हमारे शरीर में कुछ तकलीफ आ रही है। तभी हमें पता चलता है कि बुखार आया है, कि जुकाम हुआ, कि खांसी हुई है। तो 38 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका भी पढ़ना है हमको। 39 नंबर में क्या कह रहा है, संक्रमण तथा असंक्रमण रोग। ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं। असंक्रमण रोग कैसे कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब कि जैसे कोरोना वायरस आया था, ये तो संक्रमण रोग हुआ। और असंक्रमण रोग ऐसे रोग होता है जो प्रायः मतलब कि छूने से तो नहीं होता है, मगर व्यक्ति के जैसे थूक हो गया, बलगम हो गया, और जैसे कि इससे सबसे आता है, जो कि प्रायः डायरेक्ट ना होकर किसी न किसी माध्यम से होता है, तो उसे ही हम असंक्रमण रोग कहते हैं। नंबर 40 नंबर क्या है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सब हमसे पूछ सकता है। जब हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट क्लियर करते चलेंगे तो हम आपको सभी पॉइंट को पढ़ाएंगे। नंबर 41 क्या है, वहीत मर्द, जिसको हम सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सीवेज बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। नंबर 42 क्या है, बायोगैस। बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण के, आप अगर आप देखें तो। 43 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, यह जैव प्रौद्योगिकी जो होता है, जैव प्रौद्योगिकी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो कि आपको जीव विज्ञान में देखने को मिलते हैं। नंबर 44 पीसीआर हो गया और डीएनए का लाइगेज मॉडल। जो इसका पीसीआर और डीएनए का लाइगेज मॉडल हम देखने लगेंगे तो इसको हम देखेंगे कि पीसीआर और डीएनए का लाइगेज मॉडल क्या होता है। नंबर 45 हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, उसी प्रकार लाइगेज क्या है, ये सब एक ही में आते हैं। तो जब हम लाइगेज और देखेंगे पीसीआर का लाइगेज और डीएनए का लाइगेज, तो उसी में हम प्लाज्मिड भी देख लेंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। फिर नंबर 46 क्या होगा, जीनी अभियांत्रिकी। मतलब कि जब जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट किया जाता है तो जो एक कह सकते हैं कि एक मतलब छोटा सा भाग छूट जाता है, उसे ही हम जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। नंबर 47 क्या है, सहोपकारिता। एक सहोपकारिता होता है, एक सहोभोजिता होता है। एक सहोपकारिता होता है, एक सहोभोजिता होता है। तो इसको भी हम आगे आने वाले पॉइंट में देखेंगे। आप इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं। 48 नंबर क्या है, परभक्षी। परभक्षी एक होता है, ये पौधों के अंदर होता है, और एक मांसाहारी पौधा होता है। आप कह रहे होंगे सर मांसाहारी पौधा, हाँ
मांसाहारी पौधा भी होता है। वो प्रायः कीट आने वाले कीट पतंगों को जकड़ लेता है, जिसके बाद कीट पतंग उसी में फंस के मर जाते हैं और जो उनके शरीर से तरल पदार्थ निकलता है उसी की सहायता से वो अपने भोजन को बना लेता है। तो मांसाहारी भी पौधा होता है जो कि प्रायः जल में पाया जाता है। ठीक है। नंबर 49 क्या हो गया? स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा। एक जीव को जिंदा रहने के लिए दूसरे जीव को मार कर खाना पड़ना, इसी ही स्पर्धा कहलाती है। अगर शेर हिरण को नहीं मारेगा, अगर हिरण अपने आप को नहीं बचाएगी तो वह हिरण अगली पीढ़ी जिंदा नहीं रहेगी। तो यही क्या है? स्पर्धा है। नंबर 50वां पॉइंट क्या कह रहा है? परजीविता। परजीविता यानी जो दूसरे जीवों से हम मतलब अपना भोजन प्राप्त करे, परजीविता का। जैसे कि हो गया जुआ, हो गया जोंक हो गई, ये सब क्या है? परजीविता हो गई। उसी प्रकार सहभोजिता हो गया। 52 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? मानव जीनोम परियोजना क्या होता है, या कह सकते हैं 53 नंबर पॉइंट जैसे जीनोम परियोजना क्या होता है। तो जीनोम परियोजना जो होती है, जब हम आपको एक एक करके सभी सेट को लेकर आएंगे तो इसमें आपको बताएंगे। उसी प्रकार 54 नंबर पॉइंट है लुईस पास्चर का नियम, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 55 नंबर समझात अंग, नंबर 56 नंबर मृत अंग, 57 जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणु जनित में विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं। ठीक उसी प्रकार में विषाणु जनित में भी विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं और प्रोटोवा जनित रोग में भी विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट है जनित वाले, आप इसको भी बहुत याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ प्रायः पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नंबर 60 सुगम एवं दुर्गम कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है। 61 नंबर प्रतिरक्षा तंत्र तथा उनके प्रकार बताइए। ठीक है। 62 नंबर तंत्रिका तंत्र के घटक। तंत्रिका तंत्र के 2 घटक होते हैं मिलनी, उसको भी हम आपके लिए लेके आएंगे। 63 नंबर में क्या कह रहा है? उत्पादकता एवं अपघटक। क्या कह रहा है बच्चों? उत्पादकता एवं अपघटक। 64 नंबर में क्या कह रहा है? ऊर्जा का प्रवाह। 65 नंबर में कह रहा है पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, उल्टा, सीधा और कह सकते हैं ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। तो बच्चों इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 65 तक देख लिया है, हमारे पास बस 10 पॉइंट और बचे हैं, उसको देख लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिलेबस बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने 65 नंबर पॉइंट तक देख लिया है। अब आइए देखते हैं 66 नंबर पॉइंट क्या है। 66 नंबर पॉइंट है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, आप इसको भी लिख लीजिएगा। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर 75 पॉइंट तैयार हो जाते हैं बच्चों तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 67 नंबर में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का महत्व बताइए। तो ये भी पॉइंट क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 68 तप्त स्थल। तप्त स्थल क्या है? तप्त स्थल का मतलब कह सकते हैं हॉट स्पॉट। क्या होते हैं? तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहां पर विलुप्त हो चुके या विलुप्ति के कगार पर मतलब जीव जंतु रहते हैं। तो वहाँ उस वाले क्षेत्र को हम मतलब कह सकते हैं कि तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर अब अत्यधिक दोहन या कह सकते हैं जानवरों को न मारा जाए। हॉट स्पॉट मोबाइल वाला हॉट स्पॉट मत समझने लगिएगा आप, हॉट स्पॉट खोल दीजिए पकड़ा ले वाईफाई नहीं। 69 नंबर में क्या कर रहा है? बाघ परियोजना। बाघ परियोजना 70 नंबर में इसी प्रकार घड़ियाल परियोजना पूछ रहा है क्या होता है। तो जब हम आपको लाएंगे एक एक करके सभी पॉइंटों को तो इसको आपको अच्छे से समझाएंगे। 71 नंबर में अभ्यारण्य, इसी प्रकार होता है वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 72 नंबर में रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? तो ऐसे मतलब कह सकते हैं ऐसे जंतु जैसे कि गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, तो ऐसे जंतु को मतलब टाटा बुक में इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका अधिक शिकार होने के कारण ही उनकी अब पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में ही जीव जंतु बचे हुए हैं, जिसके कारण उनको उठाकर रेड डाटा बुक में डाल देते हैं, जिससे अब उनका कह सकते हैं कि मेंटेनेंस बनी रहे।
उसी प्रकार 73 नंबर पूछ रहा है संकटग्रस्त जातियाँ, ऐसी जातियाँ जो विलुप्ति के कगार पे उन्हें संकटग्रस्त जाति कहते हैं। नंबर 74 वन्य जीव अभ्यास, वन्य जीव किसे कहते हैं, तो वन्य जीव जो वन में पाए जाते हैं उन्हें वन्य जीव कहते हैं। लास्ट पॉइंट और 75वां पॉइंट क्या है, जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण क्या है। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको और एक नए वीडियो में मिलेंगे जब तो और अच्छा पॉइंट लेकर आएंगे जिसके आपका सिलेबस और मजबूती के साथ हो सके तैयार। तो बच्चों मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।